औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और इसमें मैं कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुई या आइनी इर्तिका जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उस पे बात करूँगा। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी सजेशन भी दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बना सकूं और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैनल के तौर पे ये चैनल बने। तो ये बेसिकली अभी तो मैंने फोकस किया हुआ था सेक्शन ऑफिसर का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, उस हवाले से मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगी और जनरली भी आपको बतौर रियासत के शहरी आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस रियासत में आप रह रहे हैं, तो उस रियासत को कौन से आइन के तहत चलाया जा रहा है, कौन से दस्तूर के मुताबिक यहाँ पे फ़ैसले किए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इंसान को बुनियादी चीज़ें जो हैं किसी भी सोसाइटी की, किसी भी शख्स को, किसी पढ़े लिखे आदमी को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के आइनी इर्तिका से पहले मैं इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा कि कैसे मुसलमानों के अंदर ये चीज़ बेदार हुई। तो 1931 का जो साल था वो मुसलमानों की सियासी बेदारी का साल आप उसे कह सकते हैं कि उस साल मुसलमानों ने सियासत में अपना हक़ मांगना शुरू किया। महाराजा हरी सिंह से बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, जलसे जुलूस और बहुत सारी एजिटेशन हुई, जिस एजिटेशन के नतीजे में महाराजा हरी सिंह के लिए निज़ाम हुकूमत चलाना मुश्किल हो गया। अब निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए महाराजा हरी सिंह ने यह किया कि बरतानवी हुकूमत से मदद मांगते हुए एक कमीशन को तश्कील दिया। वो कमीशन गलांसी कमीशन था। अब वो गलांसी कमीशन पे एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन गलांसी कमीशन बेसिकली आज़ाद कश्मीर में आया है, ठीक है। अब ये 1932 या इसी डिकेड की बात है, यानी 30 से 40 के डिकेड की, कि मुसलमानों में पॉलिटिकल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो बीजे गलांसी जो है, उसकी सरबराही में महाराजा ने एक कमीशन तश्कील दिया। इस कमीशन का बुनियादी मकसद क्या था कि मुसलमान जो इतने बड़े पैमाने पे एजिटेट कर रहे हैं, या मुसलमानों की जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, या जो रियासत के अंदर इतने बड़े पैमाने पे जो एजिटेशन हुई है महाराजा के ख़िलाफ़, तो इसकी क्या रीज़न है और कैसे इन चीज़ों को कवर किया जा सकता है और कोप डाउन किया जा सकता है। तो बीजे गलांसी ने ये किया कि जो वहाँ की वो रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, उनसे उसने मुलाकातें की, उनसे आरा ली। फिर मुक़्तदर जो शख्सियात थी उनसे वो मिला, महाराजा की हुकूमत से मिला। तो उसने बड़ी मेहनत शाका के बाद एक 100 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट पेश की, ठीक है, जिसमें उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महाराजा की हुकूमत को सजेस्ट की कि उसको ये करना चाहिए। तब जाके महाराजा का जो निज़ाम हुकूमत है वो बेहतर अंदाज में चल सकता है। तो मैं चूँकि अपने टॉपिक की तरफ स्टिक रहूँगा, तो मैं उसमें से जो मेन एक पॉइंट था गलांसी कमीशन की रिपोर्ट का, वो ये था कि कानून साज असम्बली का क़याम जो है उसको अमल में लाया जाए और लोगों की आरा जो है डायरेक्टली, मतलब लोगों से पूछा जाए, एक असम्बली को तश्कील दिया जाए और वो असम्बली जो है वो मतलब लेजिस्लेशन में भी हेल्प करे और बहुत सारी चीज़ों में, यानी अमूर हुकूमत को चलाने के लिए अब ज़रूरी हो चुका है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो है उसका क़याम अमल में लाया जाए। अच्छा, अब महाराजा ने जब गलांसी कमीशन की जो सिफारशात थी, उन सिफारशात के नतीजे में महाराजा ने ये किया कि एक फ्रेंचाइज़ कमेटी तश्कील दी और जो चीफ़ जस्टिस थे जोरद लाल, उनकी सरबराही में एक फ्रेंचाइज़ कमेटी तश्कील दी और उस फ्रेंचाइज़ कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। अब उस ड्राफ्ट के मुताबिक पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए 1934 में। अब फ्रेंचाइज़ कमेटी ने यह किया कि उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली होनी चाहिए, जिसका उसने नाम तजवीज़ किया जम्मू कश्मीर प्रजा सभा। अब उसके कुल मेंबरान की तादाद जो थी वो 75 थी, जिसमें कुछ इलेक्टोरल कॉलेज से, यानी कुछ डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए, कुछ 30 से 35-33, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। तो वो मतलब कुछ जो थे वो डायरेक्ट वोटिंग के ज़रिए लोग इंतखाब उनका होता था और कुछ मखसूस नशिस्तें थी और कुछ ऐसे अफराद थे कि जिनको महाराजा अपने मर्ज़ी या ख्वाहिश के मुताबिक वो क्या करता था, सिलेक्ट करता था। तो बताने का मकसद ये है कि पहली दफ़ा जो गलांसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद फ्रेंचाइज़ कमेटी बनी, उसकी फ्रेंचाइज़ कमेटी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या रियासत को बनाने में एक किरदार अदा करने के लिए प्रजा सभा का क़याम जो है वो अमल में लाया। तो पहले इंतखाबात 1934 में हुए, फिर दूसरी दफ़ा इंतखाबात 1938 में हुए।
तो 1939 में यानी 1939 में इसी जो प्रजा सभा, जम्मू कश्मीर की जो प्रजा सभा थी, उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया या एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ मतलब वो गए। और ये बड़ा एक उन्होंने मतलब 1939 के अंदर बेसिकली ये ड्राफ्ट बना, आइन या दस्तूर बनाने की कोशिश की कि कश्मीर को किन मतलब सतूनों पे चलाया जा सकता है। तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। जब कश्मीर की अब बात करते हैं कि जो कश्मीर का कुछ हिस्सा जब आज़ाद हुआ, तो इस पे भी काफ़ी डिबेट है कि कैसे आज़ाद हुआ। कबायली जो लोग थे वो मुज़फ़्फ़राबाद से दाखिल हुए और फिर जहाँ तक वो पहुँचे उन्होंने उस हिस्से को फिर महाराजा ने ये किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, इंडिया से मदद मांग ली, और फिर इंडिया ने अपनी फ़ौजें जब उतारी तो फिर इन लोगों को पसपा होना पड़ा और जहाँ तक ये थे वहाँ तक ये रुके। यानी कुछ हिस्सा जो ये जहाँ तक ये का मतलब आ चुके थे, तो वो हिस्सा जो है उसे अब हम आज़ाद कश्मीर का नाम देते हैं, और जो बाकी बच गया उसे हम मकबूजा कश्मीर का नाम देते हैं। तो जो पहले 3 एक साल थे वो तो हुकूमतें बनाने में, या आप ये समझ सकते हैं पाकिस्तान में भी इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो महाजरीन का मसला था और बहुत सारे मसाइल थे, असासों की गैर मुनसफ़ाना तकसीम थी, तो ये सारी रीज़न थी। तो कश्मीर की तरफ कोई ख़ास तवज्जो ना दे सका। तो पहले जो 24 अक्टूबर 1947 में आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क़याम जो अमल में लाया गया, तो पहले 2-3 साल तो अमूर हुकूमत जो संभालने में लग गए। तो पहली दफ़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद कश्मीर में आप ये कह सकते हैं कि जो अप्लाई हुआ, वो उसका नाम है रूल्स ऑफ बिज़नेस फ़ॉर आज़ाद कश्मीर 1950। पहली दफ़ा अमूर हुकूमत चलाने के लिए 1950 में रूल्स ऑफ बिज़नेस को आज़ाद कश्मीर के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये बेसिकली चौधरी ग़ुलाम अब्बास ने 28 दिसंबर 1950 में, ठीक है, रूल्स ऑफ बिज़नेस जो है इनको नाफज करने के लिए मंजूरी दी। और 1951 में जो मीर वाइज़ यूसुफ शाह थे जो उस वक्त सदर थे आज़ाद कश्मीर के, तो उन्होंने फिर अपने दस्तखत किए इस पे और फिर इसको नाफिज़ अमल करार दिया। अच्छा, ये 1950 का जो एक्ट था ये बेसिकली एक निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए एक रूल ऑफ बिज़नेस, एक मतलब कुछ दफ़ात पे या 30 या 35 32 33 दफ़ात पे ये मुश्तमिल था। तो इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो सुप्रीम हेड है, ठीक है, वो ही उसे अख्तियारात दिए गए। सुप्रीम हेड बेसिकली कौन था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुसलमानों की नुमाइंदा सियासी जमात बनाया गया, और ये तस्वर किया गया कि आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के लिए जो जमात है, या मुसलमानों की, आज़ाद कश्मीर के मुसलमानों की या कश्मीर के मुसलमानों की जो नुमाइंदा जमात है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो सदर होगा वही सुप्रीम हेड होगा, ठीक है। अब सुप्रीम हेड क्या करता था? सुप्रीम हेड के इख्तियारात थे कि वो सदर का इंतखाब भी सुप्रीम हेड करता था, ठीक है। फिर मुख्तलिफ जो शोबाजात थे उनमें जो मुख्तलिफ लोग थे उनका तकर्रर जो है उसका इख्तियार भी सुप्रीम हेड को दे दिया गया, और वो उन्हें ना सिर्फ उनका तकर्रर कर सकता था बल्कि अगर उन्हें बरतरफ करना चाहता तो सुप्रीम हेड को किसी किस्म की कोई रुकावट ना थी। तो बेसिकली ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो सदर था वही सुप्रीम हेड तस्वर किया गया, और उसी को निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए मामलात उसके सुपुर्द किए गए। इसको आप बोलते हैं रूल्स ऑफ बिज़नेस फॉर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट जो हुई वो 1952 में हुई। ये दूसरा मतलब इसको भी आप बोलेंगे रूल्स ऑफ बिज़नेस 1952 कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो ये नाफिज़ अमल हुआ, वहाँ उस वक्त प्रेसिडेंट थे सरदार इब्राहिम साहब, उनके दस्तखत हुए और फिर ये नाफिज़ अमल हुए ये रूल्स। तो इन रूल्स में बेसिकली कश्मीर अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स को एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया गया। अब सुप्रीम हेड के साथ साथ जो कश्मीर कौंसल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ वजारत अमूर कश्मीर कहते हैं, उसको ये इख्तियार दिया गया। अब सुप्रीम हेड अकेला कोई फ़ैसला नहीं कर सकता था। सुप्रीम हेड के लिए ज़रूरी था कि वो अपने तमाम फ़ैसले जो हैं उनको नाफिज़ुल अमल बनाने के लिए प्रायर कंसेंट जो लेगा वो किससे लेगा? वो कश्मीर कौंसल से आप समझ लें, या मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर से। अब मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर क्या थी? मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर जो थी उसे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेसिकली कंट्रोल कर रहा था कुछ अफराद पे। इसके मुख्तलिफ औकात में इसकी तादाद भी बदलती रही है। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर क्या है कि पाकिस्तान का जो कंट्रोल था, और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान को एक किस्म के इख्तियारात दिए गए कि उसकी मर्ज़ी के बगैर किसी मतलब चीज़ का इवन सदर तक का तकर्रर भी
नहीं हो सकता। और इन्होंने मुसलमा तौर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कश्मीर की नुमाइंदा जमात भी तस्वर कर लिया और मान लिया, और ये सारे मामलात इसके तहत चलना शुरू हुए। दैन फिर कुछ अर्सा तक ये मामला चलते रहे। 1952 से नेक्स्ट एक फिर दोबारा रूल्स ऑफ बिज़नेस 1958 के नाम से एक एक्ट आता है, ठीक है। अब 1958 का जो एक्ट आता है, इसमें भी बेसिकली क्या था कि इसमें स्पेशल स्टेटस वही था, कश्मीर कौंसिल को कुछ इसमें तरमीम की गई, जो 52 का एक्ट था उसमें कुछ तरमीम की गई। और आप ये समझ लें कि तादाद के हवाले से मेंबर्स जो हैं कश्मीर कौंसिल के, उनकी तादाद के हवाले से कुछ बात हुई, या कुछ जो 1952 का जो एक्ट था उसमें थोड़ी बहुत तरमीम करके इन रूल्स को दोबारा नाफुज़ुल अमल किया गया, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि 1960 में एक एक्ट आया जिसे बेसिक डेमोक्रेटिक एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस एक्ट से पहले इन्हीं रूल्स ऑफ बिज़नेस 1958 का सहारा लेते हुए प्रेसिडेंट सरदार इब्राहिम साहब को मुअत्तल किया गया सदारत से, KH खुर्शीद को सदर बनाया गया, और फिर बेसिक डेमोक्रेट जैसे अयूब के दौर में बेसिकली BD के जो इंतखाबात आप बोलते हैं, बेसिक डेमोक्रेट के तहत इलेक्टोरल कॉलेज के तहत जो इलेक्शंस हुए, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी करीबन 2400 काउंसलर जो हैं उनका इंतखाब किया गया, जिसमें से 1200 जो थे वो आज़ाद कश्मीर का जो रीजन है इसमें से, और 1200 तकरीबन महाजरीन मुकीम पाकिस्तान में से थे। तो ये बेसिक डेमोक्रेटिक एक्ट के तहत फिर जब ये 1200 काउंसलर 2400 काउंसलर का इंतखाब हुआ, तो फिर उसके बाद सदारती इंतखाबात के लिए को नुमाइंदा शख्सियात सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, KH खुर्शीद और इन सरदार इब्राहिम, इन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया इंतखाबात में। तो इन इंतखाबात में कौंसलर जो मुंतखब होकर आए थे उन्होंने फिर आज़ाद कश्मीर के सदर का इंतखाब किया। KH खुर्शीद का को 949 वोट्स जो हैं KH खुर्शीद लेके कामयाब हुए। तो ये सारा जो बेसिक डेमोक्रेटिक एक्ट, यानी आपको मैं अगर चीज़ों को समराइज़ करूँ तो आप प्रजा सभा से आगे पहला जो रूल्स ऑफ बिज़नेस 1950, फिर रूल्स ऑफ बिज़नेस 1952, दैन रूल्स ऑफ बिज़नेस 1958, दैन बेसिक डेमोक्रेटिक एक्ट जो है 1960 का, ये आता है आज़ाद कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। इसके बाद फिर आइनी तरमीम होती रही। 1960 के बाद फिर एक्ट 1964 आया, तो उसमें बेसिकली ये किया गया कि कश्मीर कौंसिल जो थे उनकी मेंबर्स जो जिनकी तादाद 12 थी उसको लेस करके 8 कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह की कुछ दफ़ात में कुछ थोड़ी बहुत तरमीम के बाद फिर उन्हें नाफुज़ुल अमल किया गया। दैन एक्ट 1968 आता है, तो वो भी बेसिकली स्टेट कौंसिल जो है उसी को एम्पावर किया गया। तो ये जो एक्ट आते रहे हैं 60 से, मतलब 1960 के बाद 1964 का एक्ट आया, दैन 1968 का एक्ट आया, दैन 1969 का एक्ट आया। तो ये जो एक्ट थे ये बेसिकली एम्पावर कर रहे थे किसको, कश्मीर कौंसिल को, ठीक है। और जो इसके लिए मतलब कश्मीर की जो लोकल सोसाइटी थी उसको सिर्फ लोकल अथॉरिटी का नाम भी दिया गया, और इस पे बहुत बड़े पैमाने पे तनकीद भी हुई कि आज़ाद कश्मीर जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल ही पाकिस्तान कर रहा है, और आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है उसे किसी किस्म के कोई इख्तियारात उसके पास नहीं है। तो ये अमलन जो है आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है उसका जो रोल है उसको लेस किया गया कश्मीर कौंसिल के तहत, और कश्मीर कौंसिल जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स है उसको एम्पावर किया गया, और तमाम फ़ैसले जो हैं उनका इख्तियार जो है वो चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ कश्मीर कौंसिल था, और चीफ़ एग्जेक्टिव डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था। तो इवन इस हद तक आप आगे 1970 का जो एक्ट है या 1974 का जो एक्ट है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना एम्पावर किया गया मिनिस्ट्री को, अफेयर को, या स्टेट को, कश्मीर कौंसिल को, कि कश्मीर कौंसिल का जो चीफ़ एग्जेक्टिव है वो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या मतलब किसी भी किस्म की जो एक्टिविटी है उसको अपने एक आर्डर के साथ उसको क्या कर सकता है, मुअत्तल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ख़िलाफ़ बड़ा क्रिटिसिज्म भी आया, ठीक है। उस वक्त सोशल मीडिया खैर नहीं था, बड़ा क्रिटिसिज्म आया उसमें मीडिया में, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया में, अखबारात में, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो मुक़्तदर शख्सियात थी उन्होंने इस पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया कि अमलन जो है वो आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसको मसख़ करने के लिए ये ऐसे एक्ट लाए जा रहे हैं। जो 64 का एक्ट हुआ, 68 का एक्ट हुआ, 69 का एक्ट हुआ। फिर 1970 में आप ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसको मुतारफ़ कराया गया, इसको एक्ट 1970 बोलते हैं।
1970 के बाद फिर जब पाकिस्तान में मामलात आपको पता है ख़राब हुए, 70 के इंतखाबात, फिर 71 का डिबैकल हुआ, ठीक है। तो जब प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया और बहुत सारी जो अब मतलब लीडरशिप थी आज़ाद कश्मीर की उनसे मुलाकातें भी की। तो वो कुछ लोगों की ये राय है कि वो उस वक्त कश्मीर को सूबा बनाना चाहते थे, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है, और लोगों ने इस बात को कबूल ना किया। तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान का पहला मतलब आप ये समझ लें कि तीसरा, वैसे तो तीसरा लेकिन जमहूरी जो आइन 1973 में तश्कील पाया, उस आइन की रोशनी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के लिए भी बेसिकली ये ड्राफ्ट भी जो है ये पाकिस्तान के माहिर कवानीन हैं या आइन साजी के जो अदारे हैं उन्होंने मिल के तैयार किया और 1974 को इसको मतलब यहाँ पे अप्लाई किया गया। इसको बोलते हैं इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1964, ठीक है, अबूरी आइन आप इसको कह सकते हैं। 1974 का अबूरी आइन इसको कहा गया और इसी अबूरी आइन के तहत हम आज तक मामलात जो हैं अपने वो चला भी रहे हैं, ठीक है। इसी अबूरी आइन के तहत आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है उसमें इंतखाबात का सिलसिला भी होता है। कश्मीर कौंसल जो है उसके जो रोल है उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन भी किया गया इसमें, ठीक है। इस पे भी खैर कुछ डिबेट है कि वो डिफ़ाइन अच्छा किया गया या उसमें भी इस्तेसाल है, लेकिन बहरहाल किसी हद तक ये आप ये कह सकते हैं कि ये पहला जमहूरी एक डॉक्यूमेंट था जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को मिला या कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में, जिस पे आज तक हम अमल पैरा हैं। अब हम वो डिस्कस करेंगे कि अगर हम इसको डिवाइड करें 1974 के एक्ट को, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। जिसमें पहला हिस्सा जो है उसमें एक चीज़ मतलब एक चीज़ तो तय कर लें कि सबसे पहली बात यह है कि 1974 का जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लिमानी निज़ाम को डिफ़ाइन करता है। कहता है कि प्रेसिडेंशियल के बजाय कौन सा सिस्टम होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ठीक है, जिसके ज़रिए इंतखाबात के ज़रिए वज़ीर आज़म को जहाँ ज़्यादा इख्तियारात हासिल होते हैं तो डायरेक्ट, और उसकी एक काबीना होती है और काबीना और वज़ीर आज़म को इख्तियारात हासिल होते हैं। तो ये पहला हिस्सा उसमें ये है कि कश्मीर की जो असम्बली है, ठीक है, कश्मीर असम्बली उसका जो सेक्रेटेरिएट है वो मुज़फ़्फ़राबाद में होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद होगी, और बड़े बड़े इदारों की बात की जाए तो जो आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है वो वहाँ पे लोकेट करेंगे, ठीक है, जिनको लुक आफ्टर या डायरेक्टली कौन डील कर रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। पार्लिमानी निज़ाम को मुतारफ़ करवाया गया पहली दफ़ा अमलन 1974 के कॉन्स्टिट्यूशन में। देन इसका जो दूसरा हिस्सा है उस हिस्से में आप देखें कि कश्मीर कौंसल जो है उसके बारे में बात की गई कि उसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी होगी, ठीक है, और इसका मरकज़ी दफ्तर जो है इस्लामाबाद में होगा, और कश्मीर कौंसल जो है वो किन किन चीज़ों को, किन किन अफेयर्स को डील करेगी। तो बेसिकली जो करेंसी से मुतल्लिक़ा मामलात हैं, दिफा से मुतल्लिक़ा मामलात हैं, या जो खारजा अमूर खारजा हैं वो डायरेक्टली कश्मीर अफेयर जो है वो उसको डील कर रही थी, और उस पर किसी तरह की कानून साजी का इख्तियार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असम्बली थी आज़ाद जम्मू कश्मीर की उसको नहीं दिया गया। तो बाकी तो इख्तियारात आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को दिए गए, असम्बली को दिए गए, लेकिन कुछ ऐसे मामलात थे करेंसी, दफ़ा और ये सारी चीज़ें जो डायरेक्टली कश्मीर कौंसल के अंडर हैं, यानी डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान उन्हें मोनीटर कर रहा है, ठीक है। तो कुछ अहम चीज़ें जो 1974 के एक्ट के हवाले से डिस्कस की जा, तो अब 1974 का जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये पहली दफ़ा इसने अपेरेंटली एक ट्रांजिशन ऑटोनोमस पार्लिमानी फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड किया, ठीक है। और उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि इसमें पावर शेयरिंग भी थी, ठीक है। इससे पहले जो एक्ट आते रहे उसमें ज़्यादा इख्तियारात जो है कश्मीर कौंसल के पास थे, और इसमें कुछ पावर शेयरिंग भी की गई। देन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी की गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स भी होती रही, करीबन 12 से 14 अमेंडमेंट्स भी की गई कुछ आर्टिकल्स में। देन आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें एग्जेक्टिव या लेजिस्लेशन का जो कंट्रोल है वो बेसिकली कश्मीर कौंसल के पास ही था, ठीक है। यानी आप ये देखें कि एक चीफ़ सेक्रेटरी जो है वो आज़ाद कश्मीर की मतलब चीफ़ सेक्रेटरी जो है आज़ाद कश्मीर में तैनात किया जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर आईजी जो है वो आज़ाद कश्मीर में तैनात किया जाता है। तो ये कश्मीर कौंसल डायरेक्टली या चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जो हैं डायरेक्टली इनको डील कर रहे हैं।
अभी जो इसमें रिसेंट डेवलपमेंट हुई है या जो डिबेट हुई है 2018 में, तो उसको 13वीं तरमीम बोला जाता है, 13th अमेंडमेंट जो की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो ये है कि इसमें से जो एक्ट का वर्ड है इसको ख़त्म किया गया, उसकी अहमियत को कम किया गया कि ये कोई एक्ट नहीं है, ठीक है, जो मतलब आपको मिला है, ऐसे नहीं है। इसके जो वर्ड एक्ट है इसकी अफादियत को कम करते हुए, और दूसरा जो इसमें एक मेन चीज़ या मेन अमेंडमेंट की गई वो ये है कि जो कश्मीर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ने अमेंडमेंट की, आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली थी, उसने ये अमेंडमेंट की कि जो लेजिस्लेशन या अथॉरिटी है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र किया। उन्होंने ये किया कि 13वीं आइनी तरमीम के तहत पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो इख्तियारात थे वो दोबारा उन्होंने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को इख्तियारात जो है वो दोबारा ट्रांसफ़र किए, और पाकिस्तान का रोल जो है उसे एक गाइडिंग रोल करार दिया, और इस चीज़ को यकीनी बनाया कि किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी जो है उसको मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी को बैक नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी की हौसला अफजाई नहीं की जाएगी जो आज़ाद कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करके पाकिस्तान से उसके इलाक़ की बात करें। क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो है वो बेसिकली एक आज़ाद रियासत है, ठीक है, और हम कश्मीर पे ये क्लेम करते हैं कि ये इसका वजूद जो है वो हज़ारों साल पुराना है। तो ये एक अपनी सकाफ़त रखती है, अपनी पहचान रखती है। तो आसान लफ्ज़ों में मैं अगर आपको ये समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 13वीं आइनी तरमीम ने इस चीज़ का रास्ता रोकने की कोशिश की कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो कि जिससे कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। अच्छा, आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली जो 1974 का जो एक्ट है, ठीक है, या इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो कश्मीर कौंसल थी या कश्मीर कौंसल अभी भी है, ये मामलात उस तरह मुकम्मल तौर पे तो रिज़ॉल्व नहीं हुए। तो कश्मीर कौंसल के जो इख्तियारात में जो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन थी उसमें तकरीबन 55 सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड थे, ठीक है, यानी 52 ऐसे मामलात थे जिस पे मिनिस्ट्री जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही थी, और लेजिस्लेशन भी उसके पास थी, और मुकम्मल इख्तियारात जो है मिनिस्ट्री के पास थे। तो वो कौन कौन से थे इसमें? आप न्यूक्लियर एनर्जी जो है, एयरक्राफ्ट, कॉपीराइट, बैंकिंग वगैरह हो गई, ठीक है, बैंकिंग के बाद आप कह सकते हैं इंश्योरेंस जो है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है, टूरिज़म है। तो ये सारे जो ऐसे शोबे थे कि जिनको डायरेक्ट मिनिस्ट्री जो है वो डील कर रही थी। तो 2018 की जो आइनी तरमीम है 13वीं, उस 13वीं आइनी तरमीम के तहत ये किया गया कि ये मतलब इस रोल को अबालिश करके ना पाकिस्तान के रोल को सिर्फ एडवाइजरी रोल के तौर पे रखा गया, ठीक है। और फिर अगली बात ये भी कि HK जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर, अगर आप पाकिस्तान के आइन की बात करें तो पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 1 का सब आर्टिकल 2 और उसकी जो क्लास D है, उसके मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, वो किसी भी टेरिटरी या किसी भी ऐसी स्टेट जो है पाकिस्तान में इंक्लूड नहीं हो सकती, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि विद द विल ऑफ एनी स्टेट, पाकिस्तान किसी भी स्टेट को अपने अंदर या अपने साथ शामिल कर सकते हैं उन लोगों की विल को देखते हुए। अगर उन लोगों की विल नहीं है तो फिर कभी भी पाकिस्तान किसी भी स्टेट को अपने अंदर इंक्लूड नहीं कर सकता। तो फिर इस लिहाज से भी जो मेन चीज़ है कश्मीर के हवाले से, तो कश्मीर के हवाले से जो UN की रेजोल्यूशंस हैं वो प्लेबिसाइड की रेजोल्यूशन है, जिसमें मुसलमान जो कश्मीर के मुसलमान हैं उन्हें हक़ के खुद इरादियत हासिल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिबेटेबल हैं। बहरहाल ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक हिस्ट्री थी कश्मीर की। तो मैं अगर आप इसको समराइज़ करूँ तो इसको समराइज़ ऐसे किया जा सकता है, 1934 में पहले इंतखाबात हुए, 1938 में प्रजा सभा जो है वो कायम हुई, 1934 असम्बली, फिर 1939 में एक ड्राफ्ट तैयार किया महाराजा ने कॉन्स्टिट्यूशन के वाले से, फिर 1950 में रूल्स ऑफ बिज़नेस आए, फिर 1952 में रूल्स ऑफ बिज़नेस आए, दैन 1958 में रूल्स ऑफ बिज़नेस आए, दैन 1960 में बेसिक डेमोक्रेटिक एक्ट आया, दैन 1964 में आप कह सकते हैं कि एक्ट 1964 आया, 1968 एक्ट आया, फिर 1969 आया, 1970 जो एक्ट था उसमें किसी हद तक जो निज़ाम हुकूमत जो है उसकी शक्ल को डिफ़ाइन किया गया। तो फिर 1970 के एक्ट
में ही कुछ तब्दीलियाँ करके 1974 में एक ड्राफ्ट कंप्रिहेंसिव ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसमें पार्लिमानी निज़ाम को मुतारफ़ करवाया गया। ये कहा गया कि आज़ाद कश्मीर असम्बली की 48 सीट्स होंगी, माजरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 सीट्स होंगी, ख़वातीन का जो कोटा है वो कितना होगा, ठीक है, 5 सीट ख़वातीन की होंगी, उलमा व मशाइख की 1 सीट होगी, मखसूस नशिस्तें कितनी होंगी, तो 28 करीबन इसमें जो हल्के हैं वो डिफ़ाइन किए गए, डायरेक्ट इंतखाबात से कितने लोग आएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है वो अभी तो सीट्स को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, हल्के जो हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो डिफ़ाइन हुई पहली दफ़ा ये 1974 जो है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इसमें डिफ़ाइन हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बात कि 1977 में भी एक एक्ट आया, ठीक है। उस एक्ट में बेसिकली मार्शल लॉ जब लगा पाकिस्तान में, ठीक है, तो ज़ियाउल हक और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी, इनके जो लीडर्स थे, इनके कोएलिशन से किसी हद तक मामला चलाने के लिए आप उसको 1977 एक्ट भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली जो आज़ाद कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो अबूरी आइन है 1974 का, जो पार्लिमानी निज़ाम पे बेस करता है, ठीक है, और इसी के तहत की निज़ाम हुकूमत को चलाया जा रहा है। और इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो 13th अमेंडमेंट है। 13th अमेंडमेंट ने बेसिकली जो कश्मीर अफेयर है उसके रोल को जो कम किया है, और इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट भी है, और इसके क्या इम्पेक्ट्स होंगे ये मतलब डिबेटेबल है, और इस पे एनालिसिस भी बिल्ड किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और फिर अपनी सजेशन भी दें। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।